Now we will discuss about major abiotic factors. Then there is a question, what are the key elements that lead to so much variation in the physical and chemical conditions of different habitats? कौन से वो फिजिकल और केमिकल कंडीशन है जो डिफरेंट हैबिटेट्स में अलग अलग होते हैं, वेरी करते हैं? तो इसमें जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं वो टेम्परेचर, वाटर, लाइट एंड सॉयल है। तो मेजर एबायोटिक फैक्टर हमारे यही हैं जिनको कि हम लोग फिजियो केमिकल फैक्टर भी बोलते हैं, दैट इज टेम्परेचर, वाटर, लाइट एंड सॉयल। ये 4 फैक्टर्स हैं, मेजर फैक्टर्स हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं और इन्हीं सारे फैक्टर्स को हम लोग एबायोटिक फैक्टर्स बोलते हैं क्योंकि इसमें डायरेक्टली लिविंग ऑर्गेनिज्म का कोई रोल नहीं होता है। इसके अलावा कुछ बायोटिक फैक्टर्स भी होते हैं जैसे जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं जो एक दूसरे को इंटरेक्ट करते हैं, एक दूसरे को अफेक्ट करते हैं। तो उसमें बहुत सारे फैक्टर्स हैं जैसे कि पैथोजेंस हैं, पैरासाइट्स हैं, प्रीडेटर्स हैं, कम्पिटिटर्स हैं। इस तरह से जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो एक दूसरे को अफेक्ट करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं एक दूसरे के साथ में। तो इस तरह से ये बायोटिक एंड एबायोटिक फैक्टर्स हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो एबायोटिक फैक्टर यानी कि नॉन लिविंग, जहाँ पे कोई ऑर्गेनिजम्स नहीं हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स, उनको हम लोग एबायोटिक बोलते हैं। और बायोटिक का मतलब जब लिविंग ऑर्गेनिजम्स आपस में इंटरेक्ट करते हैं, अफेक्ट करते हैं एक दूसरे को, तब उनको हम लोग बायोटिक फैक्टर बोलते हैं। तो यहाँ पे हम लोग जो मेजर एबायोटिक फैक्टर है उसमें टेम्परेचर के बारे में सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं। तो टेम्परेचर इज अ मोस्ट इकोलॉजिकली रिलेवेंट एनवायरमेंटल फैक्टर। सबसे ज़्यादा जो इफेक्ट करता है वो इकोलॉजी को टेम्परेचर होता है। और आप जानते हैं कि टेम्परेचर लैंड्स के ऊपर हमारे जो है कि वेरी करता है। अगर हम अर्थ को पूरा देखें तो अगर हम इक्वेटर से पोल्स की तरफ जाते हैं तो टेम्परेचर डिक्रीज होता है। इक्वेटर के ऊपर सबसे ज़्यादा टेम्परेचर होता है और जैसे जैसे हम लोग पोल्स की तरफ, दोनों तरफ, साउथ या नॉर्थ पोल किधर भी जाते हैं तो टेम्परेचर लो होता जाता है, इवन माइनस तक चला जाता है पोल्स पर। तो इसमें सब जीरो टेम्परेचर हो जाता है। इसी तरह से अगर हम प्लेन से माउंटेन की तरफ जाएं, टॉप्स की तरफ जाएं, तब भी यही बात होती है। तो वहाँ पर भी टेम्परेचर माइनस तक चला जाता है। जैसे हमारे यहाँ सियाचिन है और बहुत सारे ऐसे एरिया हैं हाई एल्टीट्यूड वाले जहाँ पे टेम्परेचर माइनस में होता है। सियाचिन है, कारगिल है, ये सब एरिया हमारे बॉर्डर एरिया है जहाँ पे टेम्परेचर माइनस में रहता है। तो इस तरह से अगर हम फिर एल्टीट्यूड की तरफ आवें, अगर कि हाई एल्टीट्यूड पे जाएंगे तो फिर टेम्परेचर हमको माइनस मिलेगा। इसी तरह से अगर हम इक्वेटर की तरफ आएँ तो आपको टेम्परेचर सबसे ज़्यादा मिलेगा। हमारे यहाँ इंडिया में दोनों तरह के बायोम्स आपको मिलेंगे। डेजर्ट एरिया मिलेगा, राजस्थान का एरिया है वो डेजर्ट एरिया है, हाई टेम्परेचर होता है, बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर, अप टू 50-55 तक टेम्परेचर जाता है वहाँ पर। तो इस तरह से हमारे यहाँ डिफरेंट तरह के टेम्परेचर रीजन हैं और इस हिसाब से वहाँ की जो हैबिटेट्स होती हैं उसी तरह का एनवायरनमेंट होता है, उसी तरह के हैबिटेट डेवलप होते हैं। तो इसके अलावा थर्मल स्प्रिंग्स एंड डीप सी हाइपोथर्मल हाइड्रोथर्मल वेंट्स होते हैं जिनमें टेम्परेचर अप टू या एक्सीड 100 डिग्री सेल्सियस। बहुत सारे ऐसे थर्मल स्प्रिंग हैं अर्थ के ऊपर और डीप सी हाइड्रोथर्मल वेंट्स हैं जहाँ पे कि टेम्परेचर 100 डिग्री या उससे ऊपर होता है। तो कहने का मतलब ये है कि जो जैसा एनवायरनमेंट होगा, जैसा हैबिटेट होगा, उसके हिसाब से वहाँ पे हमें चीज़ें देखने को मिलेंगी। जैसे कि जो लो टेम्परेचर रेंज है वहाँ पे कनाडा या जर्मनी में, वहाँ पे आपको मैंगो के ट्री देखने को नहीं मिलेंगे लेकिन स्नो लेपर्ड मिलेंगे। लेकिन वही अगर हम केरला के फॉरेस्ट में सोचें कि हमें स्नो लेपर्ड दिखाई दे तो ऐसा नहीं हुआ। तो अलग अलग रीजन में, अलग अलग टेम्परेचर जोन में अलग अलग आपको हैबिटेट, एनिमल और प्लांट्स आपको दिखाई पड़ेंगे उसी हिसाब से कि कैसा एनवायरनमेंट है, उसके हिसाब से डिफरेंट एडेप्टेशन आपको देखने को मिलेगा। जैसा एनवायरनमेंट होगा उसके हिसाब से एडेप्टेशन होगा। और टेम्परेचर इसलिए भी सिग्निफिकेंट है क्योंकि टेम्परेचर जो होता है, जो बॉडी में हमारे अंदर डिफरेंट टाइप के एंजाइम्स हैं उनके काइनेटिक्स को ये अफेक्ट करता है। इसके साथ साथ हमारे बॉडी के बेसल मेटाबॉलिक रेट, बीएमआर जिसको बोलते हैं, या उनकी एक्टिविटी है या कोई भी बॉडी के अंदर जो फंक्शन हो रहा है उसके ऊपर टेम्परेचर का बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता है। तो अगर बहुत हाई टेम्परेचर होगा या बहुत लो टेम्परेचर होगा तो दोनों में हमारे एंजाइम्स जो हैं वो डीएक्टिवेट हो जाते हैं, डीनेचर्ड हो जाते हैं और फिर उसका इफेक्ट हमारे बॉडी पे पड़ने लगता है। तो इसी के बेसिस पे हम देखते हैं कि जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनको 2 टाइप्स में बांटा गया है। 2 टाइप्स के ऑर्गेनिज्म
बताए गए हैं। इसमें एक है यूरी थर्मल, दूसरा है स्टेनोथर्मल। तो यूरी थर्मल का मतलब ये होता है कि जो एक ए फ्यू ऑर्गेनिजम्स कैन टॉलरेट एंड थ्राइव इन ए वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर। एक टेम्परेचर जो उनका रेंज है वो ज़्यादा होता है, मतलब थोड़ा माइनस से लेके और थोड़ा हाई टेम्परेचर तक वो सरवाइव कर सकते हैं, टॉलरेट कर सकते हैं उनको। और उसी तरह से जो आपका स्टेनोथर्मल है वो नैरो रेंज टेम्परेचर को टॉलरेट कर सकता है। वो रिस्ट्रिक्टेड है कि उतने के अंदर ही टेम्परेचर होगा तभी वो सरवाइव कर पाएगा, और ज़्यादा हाई या ज़्यादा लो टेम्परेचर में वो सरवाइव नहीं कर पाएगा। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हमारे यहाँ एम्फीबियंस हैं, रेप्टाइल्स हैं, ये बहुत हाई टेम्परेचर या बहुत लो टेम्परेचर को पे सरवाइव नहीं कर। कोल्ड ब्लडेड, आप लोग सुना होगा कि कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स होते हैं, उनका यही होता है कि वो टेम्परेचर के हिसाब से बहुत ज़्यादा अपने बॉडी को टॉलरेट नहीं कर पाते हैं। तो उसके बाद जैसे ह्यूमन बॉडी, मैमल्स हैं, इनके अंदर टेम्परेचर के वाइड रेंज को टॉलरेट करने की कैपेसिटी होती है, कैपेबिलिटी होती है। तो हम लोग, हमारे यहाँ जो आप जानते हैं कि हमारे बॉर्डर्स एरिया में सियाचिन है, वहाँ पे माइनस में टेम्परेचर जाता है, कारगिल में, वहाँ भी हमारे सोल्जर्स होते हैं। इसके अलावा डेजर्ट एरिया में जहाँ अप टू 50 टेम्परेचर जाता है, 55 जाता है, वहाँ भी हमारे सोल्जर्स होते हैं। तो इस तरह से हमारे बॉडी के अंदर एक वाइड रेंज है टेम्परेचर को टॉलरेट करने की, और मैमल्स के अंदर होता है इस तरह से, उसके लिए हमारे बॉडी में सिस्टम होता है। और जबकि लोअर एनिमल्स जैसे कि आप एम्फीबियंस हैं या रेप्टाइल्स हैं, उनके अंदर ये चीज़ नहीं होती। तो इस तरह से दो रेंज बनाए गए हैं, यूरी थर्मल एंड स्टेनोथर्मल। तो इस तरह से ये टेम्परेचर का पूरा इफेक्ट होता है, और टेम्परेचर अलग अलग एरिया में अर्थ के अलग अलग होता है। वो डिपेंड करता है कि पोल्स की तरफ आप ज़्यादा हैं या आप इक्वेटर की तरफ ज़्यादा हैं। उसका भी सीधा मतलब होता है सनरेज के ऊपर, क्योंकि इक्वेटर पे सबसे ज़्यादा सनरेज आती हैं और पोल्स की तरफ बहुत कम सनरेज जा पाती हैं। तो इसी वजह से टेम्परेचर में डिफरेंस होता है। इसके साथ साथ हाइट, और जब सी लेवल से आप जितने हाइट पर जाएंगे वहाँ पर भी आपको टेम्परेचर कम मिलेगा। तो इस तरह से टेम्परेचर के हिसाब से अलग अलग हैबिटेट आपको देखने को मिलेंगे। अगर आप कोल्ड क्लाइमेट में जाते हैं, हाइट पे, हिल्स एरिया में जाते हैं, तो वहाँ आपको प्लांट्स दूसरे तरीके के मिलेंगे। और अगर आप कोस्टल एरिया में जाते हैं, लैंड एरिया में जाते हैं, डीप फॉरेस्ट में जाते हैं, तो वहाँ आपको दूसरे तरह के प्लांट मिलेंगे। तो इस तरह का उनमें डिफरेंट एडाप्टेशन होता है। अब इसमें जो नेक्स्ट हमारा है वो वाटर है। तो वाटर में आप जानते हैं कि एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म में सिर्फ जो हमारे ज़रूरी होता है वाटर हमारे बॉडी के लिए, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसे और भी हैं कि सिर्फ वाटर में होना ही उसके लिए ज़रूरी नहीं है। उसके साथ साथ वाटर की क्वालिटी भी उस पर डिपेंड करती है। तो वाटर की क्वालिटी में क्या क्या चीज़ें आएंगी, केमिकल कंपोजिशन एंड पीएच ऑफ वाटर। क्योंकि वाटर में होना ही सब कुछ नहीं है, कैसा वाटर है इसके ऊपर भी डिपेंड करता है। तो वाटर के हिसाब से अगर हम देखें कि जो उनका केमिकल कंपोजिशन है, वो अगर जो इनलैंड वाटर होता है उसमें जो सलाइनिटी होती है उसकी लेस देन 5% होती है। सी में 30 to 35% होती है, और कुछ हाइपर सलाइन लगून्स होते हैं जिनमें ओवर 100% तक सलाइनिटी होती है। तो यहाँ पर भी उसी तरह से हमने डिवाइड किया है यूरी हेलाइन एंड स्टेनो हेलाइन। तो यूरी हेलाइन का मतलब जिनमें ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनमें टॉलरेंस होता है, टॉलरेंस की वाइड रेंज होती है, यानी वो एक वाइड रेंज को में सर्वाइव कर सकते हैं, टॉलरेट कर सकते हैं। ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम लोग बोलते हैं यूरी हेलाइन, है ना। यूरी, यू से मतलब आप जानते हैं, यू का मतलब ट्रू होता है, मतलब वास्तव में वो सेलाइनिटी को या हेलाइन का मतलब यहाँ सेलाइन से ही है, उसको ये मेंटेन कर सकते हैं, बियर कर सकते हैं। जबकि स्टेनो हेलाइन में नैरो रेंज में ही सर्वाइवल होता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि इनमें एक वाइड रेंज हुआ है। और इसके अलावा आप जानते हैं कि वाटर, जैसे डेजर्ट एरिया है, वहाँ पे वाटर की अवेलेबिलिटी बहुत कम होती है। तो वहाँ पर बहुत सारे ऑर्गेनिज्म सर्वाइव करते हैं जो कि बहुत कम वाटर में उनके सिस्टम बनाता है। जैसे आप देखे होंगे जो प्लांट्स होते हैं डेजर्ट एरिया में, उनमें लीव्स ज़्यादा नहीं होती, क्योंकि लीव्स ज़्यादा होगी तो ट्रांसपिरेशन होगा ज़्यादा और वाटर की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगी। तो उनके अंदर जो लीव्स होती हैं वो थॉर्न के शेप में आ जाती हैं, और जो उनका स्टेम है वही एज ए लीफ वर्क करता है, मॉडिफाइड हो जाता है लीफ लाइक स्ट्रक्चर में, और फोटोसिंथेसिस को करता है। तो इस तरह से मिनिमम वाटर लॉस हो, इस हिसाब से उनमें एडेप्टेशन हो जाता है। तो इस तरह से आप डिफरेंट हैबिटेट देखेंगे, डेजर्ट में अलग देखेंगे, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में अलग तरह का प्लांट देखेंगे। इवन अगर आप रिवर्स के अंदर जाएंगे तो वहाँ पे अलग टाइप का प्लांट मिलेगा, लेक्स में अलग मिलेगा, ओशियंस के अंदर जाएंगे तो सैलिनिटी की वजह से आपको अलग टाइप के प्लांट मिलेंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं जो
वाटर की अवेलेबिलिटी और वाटर की क्वालिटी के ऊपर डिपेंड करता है। तो यहाँ पे दो फैक्टर हो गए, वाटर की अवेलेबिलिटी एंड वाटर की पीएच एंड सैलिनिटी, जो क्वालिटी होती है उसके ऊपर सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं। तो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं मेजर एबायोटिक फैक्टर्स के बारे में। तो टेम्परेचर एंड वाटर के बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट है लाइट। तो लाइट हम जानते हैं कि फोटोसिंथेसिस के लिए इम्पॉर्टेंट थिंग है, इसके बिना फोटोसिंथेसिस पॉसिबल नहीं है, और ये सोर्स ऑफ एनर्जी यही होता है जो कि कन्वर्ट होता है केमिकल एनर्जी में, फूड के फॉर्म में स्टोर होता है। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए, खास करके ऑटोट्रॉफ्स के लिए, लाइट बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है। और जैसा कि हम जानते हैं फॉरेस्ट के अंदर बहुत सारे स्मॉल प्लांट्स, हर्ब्स एंड श्रब्स होते हैं, वो लो लाइट इंटेंसिटी के लिए ऑप्टिमाइज होते हैं, या कह सकते हैं अडाप्टेड रहते हैं, क्योंकि वो ओवर शेडोड होते हैं लॉन्ग ट्री, टॉल ट्री की वजह से। बहुत सारे जो बड़े वहाँ पे ट्रीज हैं उनकी वजह से पूरी लाइट इंटेंसिटी नीचे तक नहीं पहुँचती है, तो वो लोग लो लाइट इंटेंसिटी के लिए अडाप्टेड होते हैं और उसमें अपना वो सर्वाइव करते हैं। और इसके अलावा बहुत सारे जो प्लांट्स होते हैं वो उनका जो फ्लावरिंग होता है उसके लिए एक स्पेसिफिक फोटो पीरियड चाहिए। फोटो पीरियड का मतलब जितनी देर के लिए लाइट पड़ती है या दिन जितना लेंथ होता है उसको हम लोग फोटो पीरियड कहते हैं। यानी किसी भी प्लांट के ऊपर लाइट जितने टाइम के लिए पड़ती है, जितने टाइम के लिए अवेलेबल होती है, उस पीरियड को हम लोग फोटो पीरियड कहते हैं। इसको हम लोग फोटो पीरियडिज्म में 11th में डिस्कस कर चुके हैं कि क्या होता है फोटो पीरियड। इसके अलावा बहुत सारे एनिमल्स हैं जिनके लिए भी सीजनल वेरिएशन और डायर्नल वेरिएशन जो होता है, लाइट इंटेंसिटी, फोटो पीरियड, ये सब इम्पॉर्टेंट होता है। किस फॉर्म में इम्पॉर्टेंट होता है? फोरेजिंग, मैंने उनके चारा वगैरह जो फूड वगैरह है उसके लिए। रिप्रोडक्टिव एंड माइग्रेटरी एक्टिविटीज़, बहुत सारे बर्ड्स आपने सुना होगा कि वो माइग्रेट करते हैं, तो उसमें सीजनल वेरिएशन और टेम्परेचर का बहुत रोल होता है, लाइट का बहुत रोल होता है। और रिप्रोडक्शन में भी इसका रोल होता है कि लाइट का ड्यूरेशन क्या है और इंटेंसिटी क्या है, इसके ऊपर सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं उनके वेरिएशन की वजह से। सीजनल वेरिएशन, जब सीजन वेरी करेगा तो लाइट की इंटेंसिटी भी वेरी करेगी। जैसे विंटर में लाइट इंटेंसिटी अलग होती है और समर में अलग होती है, इसी वजह से टेम्परेचर में चेंज होता है, इसी वजह से ड्यूरेशन में भी, फोटो पीरियड में भी चेंज होता है। तो उसका भी इफेक्ट पड़ता है एक्टिविटीज़ के ऊपर, एनिमल्स के अंदर रिप्रोडक्टिव एंड माइग्रेटरी एक्टिविटीज़, फोरेजिंग एक्टिविटी। इसके अलावा अवेलेबिलिटी ऑफ लाइट ऑन द लैंड इज क्लोजली लिंक्ड विद दैट ऑफ टेम्परेचर, है ना। अब ये हमने डिस्कस किया कि जो लाइट की इंटेंसिटी है, अवेलेबिलिटी है, टाइमिंग है, वो टेम्परेचर के ऊपर भी, टेम्परेचर को भी इफेक्ट करती है, लिंक्ड होती है। क्योंकि जितना लाइट ज़्यादा होगा उतना टेम्परेचर ज़्यादा होगा, जितनी लाइट की अवेलेबिलिटी कम होगी उतना टेम्परेचर भी अपने आप कम हो जाएगा। गर्मियों में हीट ज़्यादा इसीलिए होती है क्योंकि सीधी रेस पड़ती हैं सन की, इसीलिए टेम्परेचर बढ़ जाता है। जाड़ों विंटर के अंदर थोड़ा सा तिरछे पड़ती हैं किरणें, इसलिए थोड़ा सा टेम्परेचर कम रहता है। इस तरह से सीजनल वेरिएशन क्रिएट होता है, आप लोग जानते हैं इस चीज़ को। अगर हम डीप सी या डीप ओशंस की बात करें 500 मीटर से ज़्यादा, तो वहाँ पे लाइट इंटेंसिटी न के बराबर होती है, वहाँ पे डार्क होता है, और वहाँ पे जितने भी इनहेबिटेंट्स हैं वो सन एनर्जी पे डिपेंड नहीं होते हैं। तो इस तरह से वहाँ पे अलग इन्वायरमेंट होता है। बस वहाँ पे लाइट तो पूरी प्रॉपर नहीं पहुँचती, लेकिन स्पेशल क्वालिटी ऑफ सोलर रेडिएशन इज वहाँ मतलब आल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर लाइफ। कुछ वहाँ पे स्पेक्ट्रम पहुँचते हैं लाइट के, उन्हीं के ऊपर वहाँ पे लाइफ जो है डेवलप होती है, उसी पे डिपेंड होती है। इसके अलावा बहुत सारे कंपोनेंट है, जैसे यूवी कंपोनेंट ऑफ स्पेक्ट्रम इज हार्मफुल टू मेनी ऑर्गेनिजम्स, while not all the color component of visual spectrum are available for marine plants living at the different depth of oceans. Among the red, green and brown algae that inhabited the sea, which is likely to be found in deepest water. तो रेड, ग्रीन और ब्राउन एल्गी जो है इसमें से अलग अलग हाइट पे जाएं, अलग अलग डेप्थ में अगर हम जाएं तो हमको अलग अलग हैबिटेट मिलेंगे। तो जो लाइट जहाँ पे अवेलेबल है उसके हिसाब से अलग अलग टाइप के इंडिविजुअल आपको मिलेंगे, उस अलग टाइप के प्लांट्स मिलेंगे। तो हर लाइट, जैसे लाइट में 7 स्पेक्ट्रम से मिलके बना होता है, वो 7 कलर से मिलके बना होता है, तो अलग अलग लाइट के जो पेनिट्रेशन पावर होती है वो अलग अलग होती है। जैसे रेड लाइट है तो उसकी पेनिट्रेशन सबसे ज़्यादा होगी, और अगर वायलेट लाइट है तो उसकी सबसे
कम होगी पेनिट्रेशन पावर। तो इस तरह से जो ऑर्गेनिज्म डेवलप होंगे वो इसी बेसिस पे डेवलप होंगे कि कौन सी लाइट डीप तक पहुंच रही है और कौन सी डीप तक नहीं पहुंच रही है, इसके ऊपर भी उनमें वेरिएशन होता है। तो इस तरह से लाइट एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, एबायोटिक फैक्टर, जो इकोसिस्टम को और ऑर्गेनिजम्स को और प्लांट्स को इफेक्ट करता है और बहुत सारे एनिमल्स को भी इफेक्ट करता है। तो ये आपका लाइट के बारे में था। अब हम लोग सॉयल के बारे में बात करेंगे। तो सॉयल में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जो कि जो लैंड प्लांट है वो मेनली सॉयल के ऊपर डिपेंड करते हैं। तो ये एक तो ये क्लाइमेट के ऊपर डिपेंड करता है कि कैसा क्लाइमेट है, और दूसरा चीज़ विदरिंग प्रोसेस, जैसे सॉयल का मतलब मैन्युफैक्चरिंग हुआ है, एक तरह से हम कह सकते हैं ओरिजिन हुआ है उसका। तो विदरिंग आप आगे डिस्कस करेंगे। विदरिंग में क्या होता है, वेयर सॉयल इज ट्रांसपोर्टेड एट सेडिमेंट्री एंड हाउ सॉयल डेवलपमेंट आकर। तो मतलब विदरिंग एक प्रोसेस होती है जिसमें सॉयल का डेवलपमेंट होता है रॉक्स के वगैरह से। तो उसकी वजह से इसमें जो डेवलपमेंट है, तो उसकी वजह से जो करेक्टर है इसका वो उस पर डिपेंड करता है कि किस तरह से इसका विदरिंग हुआ है, किस तरह के रॉक्स वगैरह से इसका डेवलपमेंट हुआ है। तो सॉयल का कंपोजिशन, ग्रेन साइज एंड एग्रीगेशन डिटरमिन द पर्कुलेशन एंड वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ सॉयल। ठीक है। तो कहने का मतलब कि जो सॉयल का कंपोजिशन है, उसके जो सॉयल के मालिक्यूल्स हैं उनका साइज, ग्रेन साइज जो है कैसा है, और उनका एग्रीगेशन किस टाइप का है, ये डिपेंड करता है कि और इसके साथ साथ वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, कितना उनके अंदर वाटर रुक सकता है। ठीक है। ये सब चीज़ें किसी भी सॉयल की जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है वो किस पे डिपेंड करेगा, सॉयल के कंपोजिशन पे, उनके साइज पे, जो ग्रेन साइज है, और एग्रीगेशन उनका क्या है, इसके ऊपर वाटर होल्डिंग कैपेसिटी हो। तो आप जानते हैं कि डिफरेंट टाइप की सॉयल्स होती हैं, उनका अलग अलग टाइप के उसमें मालिक्यूल्स होते हैं, अलग अलग टाइप के पार्टिकल्स उनको के होते हैं साइज के, और उनका जो है कि वाटर होल्डिंग कैपेसिटी डिफरेंट होता है अलग अलग। जैसे कि अगर सैंड सॉयल है तो उसमें वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कम होगी, और अगर बहुत बहुत जो है कि थिन सॉयल है, उसमें चिकनी मिट्टी जिसको बोलते हैं क्ले सॉयल होगी, तो उसमें ज़्यादा वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। तो इस तरह से अलग अलग वाटर होल्डिंग कैपेसिटी वाली सॉयल्स होती हैं। इसके अलावा पीएच, मिनरल कंपोजिशन एंड टोपोग्राफी डिटरमिन टू ए लार्ज एक्सटेंट वेजिटेशन इन एरिया। तो इसके अलावा जो सॉयल का पीएच है और मिनरल कंपोजिशन है, टोपोग्राफी है, ये इससे ये पता चलता है कि किस टाइप की वेजिटेशन वहाँ पे हो सकती है। तो सॉयल के ऊपर तो आप जानते हैं बहुत सारी चीज़ें सॉयल के कंपोजिशन पे डिपेंड करती हैं कि किस तरह के वहाँ पे ऑर्गेनिजम्स डेवलप होंगे, वेजिटेशन होगा वहाँ पे। जैसे कि अगर आप फॉरेस्ट में जाएं तो अलग मिलेगा, डिज़र्ट में जाएं तो अलग मिलेगा, अगर हिल एरिया में जाएं तो वहाँ अलग वेजिटेशन मिलेगा, और कोस्टल एरिया में जाएं तो वहाँ अलग हमको मिलेगा, और अगर रिवर्स के किनारे जाएं जहाँ सैंड ज़्यादा है तो वहाँ पे अलग हमको वेजिटेशन मिलेगा, और रॉकी एरिया में जाएं, सी रॉक्स जहाँ पे हैं, वहाँ पे आपको अलग टाइप का वेजिटेशन मिलेगा। तो सॉयल के ऊपर तो बहुत सारी चीज़ें डायरेक्टली डिपेंड करती हैं, और इस तरह से एक्वेटिक एनवायरनमेंट में अलग टाइप का आपको मिलेगा। बेंथिक एनिमल्स हैं वो अलग टाइप के, माने अलग अलग तरीके से अलग अलग जगह सॉयल के ऊपर डिपेंड होता है वेजिटेशन और एनिमल्स। वहाँ के बहुत सारे एनिमल्स होते हैं तो बेंथिक एनिमल्स होते हैं, सॉयल सी के अंदर होते हैं लेकिन सॉयल के अंदर घुस करके वो सर्वाइव करते हैं, थोड़ा सा पानी के अंदर कीचड़। बेंथिक एनिमल्स इनको बोले। बेंथिक का मतलब होता है जो कीचड़ होता है पानी के नीचे, उसमें वो बिल बना करके रहते हैं, ऐसे एनिमल्स को हम लोग बेंथिक एनिमल्स बोलते हैं। तो इस तरह से एक बहुत ब्रॉड एरिया है, ब्रॉड डिवीजन है इसका सॉयल का, कि किस तरह के हैबिटेट उसमें हो सकते हैं, और ये काफ़ी हद तक काफ़ी चीज़ों पे डिपेंड करता है ये किस तरह का वेजिटेशन होगा, किस तरह के एनिमल्स होंगे वहाँ पे। तो ये एक क्वालिटी है जो सॉयल की, जो कि एबायोटिक फैक्टर है और डिफरेंट टाइप के हैबिटेट्स के लिए इम्पॉर्टेंट है। आपने बायो में भी देखा कि रेन फॉरेस्ट का अलग होता है, डेजर्ट का अलग होता है, सी कोस्ट का अलग होता है, डेसिडुअस फॉरेस्ट का अलग होता है, ये सारे कंपोजिशन अलग अलग होंगे।